प्रसाद सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। गायनोकोलॉजी का एक बड़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर और फिजियोलॉजी में भी है, गायनोकोलॉजी में भी है। इसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है मेंस, जो एक रिप्रोडक्टिव लाइफ में एक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, और पॉज का मतलब होता है रुक जाना। तो परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस इन फीमेल यूट्रस नोन एज मेनोपॉज। क्यों होता है ऐसा? हम जानते हैं मेनोपॉज एक फिजियोलॉजिकल चेंजेज है। इसको हम लोग क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं। क्लाइमेट का मतलब होता है जैसे मौसम चेंज होता है उस तरह से ये भी चेंज होता है। क्यों चेंज हो जाता है ये? मेनोपॉज किसको बोलते हैं, क्यों हो जाता है? जैसा कि आपको मालूम होगा, इंट्राउटेराइन लाइफ में जो ओवरी बनता है ना, उस ओवरी में लगभग मिलियनों फॉलिकल बनता है। मिलियनों फॉलिकल में से बर्थ के बाद लगभग 4 से 5 लाख फॉलिकल बचता है, जो 7 ईयर के बाद 1 लाख फॉलिकल ही रह जाता है। उस 1 लाख फॉलिकल में से ओनली 450 फॉलिकल एवरेज, दोनों ओवरी मिला करके 450 फॉलिकल ही मैच्योर हो पाती है। बाकी क्या होता है, डिजनरेट कर जाता है। तो अप्रॉक्स 42 साल तक वह फॉलिकल मैच्योर होते रहता है। 42 साल के बाद फॉलिकल बनना बंद हो जाता है। तो जब तक फॉलिकल बनता है तब तक बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा रहता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अच्छा रहता है, और इसी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से फीमेल का सेकेंडरी ऑर्गन के साथ साथ बॉडी के कुछ ऑर्गन भी इससे रेगुलेट होते रहते हैं, इस ऑर्गन से, हार्मोन से। याद रखना है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ही वर्क करती है। एस्ट्रोजन बॉडी के और कुछ ऑर्गन जैसे हार्ट, बोन, ब्रेन, लीवर, इस सब पे भी एक्शन करते रहता है। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे अभी हम तो अब क्या है ना कि मेन गड़बड़ी क्या होती है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाना। एस्ट्रोजन डिक्रीज कर जाता है। अब एस्ट्रोजन डिक्रीज करेगा तो क्या क्या इफेक्ट होगी, तो हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ देखने जा रहे हैं। एक देखेंगे हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेज और एक देखेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेज। तो फिजियोलॉजिकल और एक देखेंगे पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल किसको बोलेंगे कि जब स्लाइटली एस्ट्रोजन घट जाता है, माने फॉलिकल बनना कम हो गया, एस्ट्रोजन थोड़ा घट जाता है बॉडी में, तो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। पैथोलॉजिकल चेंज किसको बोलते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जब एकदम नील हो जाती है, या समझो कि एकदम ट्रेस अमाउंट में रह जाता है एस्ट्रोजन, तो उस कंडीशन में डेवलप होता है क्या, मेनोपॉजल सिंड्रोम। तो पैथोलॉजिकल को हम मेनोपॉज नहीं कहते हैं, फिजियोलॉजी को बोलते हैं मेनोपॉज। अब पैथोलॉजी को क्या बोलते हैं, मेनोपॉजल सिंड्रोम। मेनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, बहुत सारा डिजीज, लेकिन ये क्या होता है, फिजियोलॉजी को क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक चेंज बोलते हैं, सिर्फ ओनली क्लाइमेटिक चेंज। तो अब चले बात को आगे चलते हैं। तो वो जो एस्ट्रोजन है वह क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंज करता है और कैसे वो पैथोलॉजिकल चेंज में कन्वर्ट करता है, तो एक एक करके देखते जाते हैं हम लोग। जानते हैं, अच्छा ये भी जानते हैं कि एस्ट्रोजन का एक्शन वहाँ पे होते रहता है, तभी वह नहीं रहने से फिजियोलॉजिकल चेंज आता है। जैसे सबसे पहला हम लोग अगर नंबर 1 पे आते हैं, उस पर देखते जाएंगे। सबसे पहले जेनाइटल ऑर्गन की बात है। जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। जेनाइटल ऑर्गन में सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं लेबिया से। तो लेबिया का जो मसल्स होता है और स्किन होता है, जो फैट होता है ना, वो एस्ट्रोजन से प्रोमिनेंट होता है, डेवलप भी रहता है और उसका मेंटेन रहता है। फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या हो जाएगी, अब लिखते जाएगा उसको। फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या हो जाएगी, उसका लेबिया क्या हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगी, नंबर 1। पैथोलॉजिकल चेंज में वहाँ पर कुछ नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर छोड़ देंगे, वो तो हम डिजीज में पढ़ लेंगे। और डिजीज लिखते हैं तो इसी ढंग से लिखते हैं हम लोग। दूसरा जो आता है वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन। वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन एस्ट्रोजन से होता है। तो फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या हो जाएगी, वेजाइनल ड्राइनेस। क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, वेजाइनल, पहला क्या लिखे, लेबिया एट्रोफी, दूसरा क्या बोला अभी लोग, वेजाइनल ड्राइनेस। वेजाइनल ड्राइनेस पैथोलॉजिकल में कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग प्यूबिक हेयर। तो इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या होता है, प्यूबिक हेयर स्कैंटी हो जाएगी, स्कैंटी प्यूबिक हेयर। पैथोलॉजिकल चेंज यहाँ भी नहीं कुछ है। अगला आता है
इंडोमेट्रियल शेडिंग यानी मेंस्ट्रुएशन। तो फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या हो जाएगी, इंडोमेट्रियल शेडिंग अब्सेंट हो जाएगी, है ना। पैथोलॉजिकल चेंज में आ सकता है, यहाँ पर क्या आ सकता है, बल्कि यूट्रस आ सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर सर्विक्स में या फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या हो जाएगी, सर्विक्स एट्रोफी, सर्विक्स क्या हो जाएगी, एट्रोफी। पैथोलॉजिकल चेंज में लिख लेंगे यहाँ पर सर्वाइकल नियोप्लासिया हो सकता है कि सर्वाइकल नियोप्लासिया डेवलप में भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे फिजियोलॉजिकल चेंज में यूट्रस का जो पोजीशन है, यूट्रस एट्रोफी हो जाएगी, यानी एट्रोफी ऑफ यूट्रस। पैथोलॉजिकल चेंज में क्या हो जाएगी, लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगी, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि लिखिएगा वहाँ पर कि ऑल पेल्विक सपोर्टिंग मसल्स या सपोर्टिंग या वीक, इसी कारण क्या हो जाएगा, यूट्रस प्रोलैप्स कर जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, हाँ एक और फिजियोलॉजिकल चीज़ में लिख लीजिएगा, ओवरी में क्या हो जाएगी, फॉलिकल फॉर्मेशन बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर पैथोलॉजिकल कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जेनाइटल ऑर्गन के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेकेंड बात आते हैं हम लोग बोन पर, इफेक्ट इन बोन पर क्या होता है। फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या होता है ना कि थोड़ी कैल्शियम मिनरलाइजेशन कम हो जाता है, यानी कि बोन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, सुनिए गौर से, क्यों बोन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। हमको मालूम है कि बोन में जो ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ना, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो क्या हो जाएगा ना कि थोड़ा सा बोन का डेंसिटी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, ओल्ड मेनोपॉज में आने का थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या डेवलप कर जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, यानी कि बोन क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो क्या होगा, मोर बोन फ्रेजाइल, यानी कि ज़्यादा क्या हो जाएगा, टूटने योग हो जाएगी, यानी कि मोर फ्रेजाइल मतलब टूटने योग हो जाएगी। चलिए अब इसके कारण क्या हो जाएगी कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ सकता है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, फिर हार्ट फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट का एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात है बोन के अलावा कार्टिलेज पर, इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज इसमें कुछ नहीं होता है, कार्टिलेज जैसा रहता है उस तरह से कार्टिलेज आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्टिलेज डिजनरेट कर जाता है, क्या डेवलप कर जाएगा, कार्टिलेज डिजनरेट होकर क्या डेवलप करेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रोसिन प्रोटीन होता है वह एस्ट्रोजन भी क्या प्रेजेंस में डेवलप होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आता है बात लीवर की बातें आते हैं। फिर हम लोग लीवर में क्या होता है कि लीवर पे एक्शन क्या होगा कि नॉर्मल में कुछ नहीं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ठीक रहता है। पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि फैट डिपोजिशन होने लगता है, फैट डिपोजिशन। अगला आ जाइए सीवीएस में क्या है कि इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज में नॉर्मल होता है, कुछ नहीं चेंज होता है, लेकिन पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करना, कोलेस्ट्रॉल को वह यूटिलाइज करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ना, कोलेस्ट्रॉल को लीवर में ले जाकर क्या बना देता है, बाइल साल्ट बनवा देता है। लीवर पे एक्शन होता है कि कोलेस्ट्रॉल से क्या बनाता है, बाइल साल्ट, लेकिन एस्ट्रोजन की कमी होने से क्या करेगा, ये बाइल साल्ट नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या डेवलप करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप करेगा। और एथेरोस्क्लेरोसिस का क्या डेवलप करेगा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी बीपी घटेगा नहीं, अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, याद रखिएगा। इसलिए क्या होता है कि मेनोपॉजल सिंड्रोम में ये कंडीशन डेवलप कर जाता है, यानी कि सीवीएस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट आता है, ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम टोटल पे। सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन्स पे, है ना। तो जितना भी जैसे स्मेल है या टेस्ट है, हियरिंग है, ये सब को क्या करता है ना, एस्ट्रोजन मेंटेन कराते रहता है। लेकिन क्या होगा कि सेंसरी फंक्शन पे, सेंसरी फंक्शन याद रखिएगा, सेंसरी फंक्शन में फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या होगा कि माइल्ड इफेक्ट होगा, नहीं तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगी ना कि स्मेल डिक्रीज कर जाएगी,
टेस्ट डिक्रीज कर जाएगा, टेस्ट भी घट जाता है, उसका हियरिंग अल्टर हो जाएगी, हियरिंग अल्टर हो जाता है, ये भी आता है। नेक्स्ट आता है ब्रेन पे, सीएनएस पे। सीएनएस पे क्या इफेक्ट आता है? सीएनएस में फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या होता है कि थोड़ा सा नींद की थोड़ा सा कमी हो जाती है, नींद कम हो जाता है थोड़ा सा, है ना, और थोड़ा सा आध्यात्म लाइफ में आ जाता है। लेकिन वही इसमें क्या हो जाएगी, पैथोलॉजिकल चेंज हो जाएगी, वो अपने आप को भगवान का अवतार समझने लगती है, नींद कम्प्लीटली गायब हो जाता है उस पेशेंट को। तो इस तरह से क्या होता है मेनोपॉजल सिंड्रोम में, उसमें साइकोलॉजिकल कई तरह का इफेक्ट आ जाता है उसमें, है ना। इसके बाद फिर अगला आता है फिर स्कैल्प स्किन, स्कैल्प हेयर। स्कैल्प हेयर नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है कि हेयर जो होता है, स्कैल्प हेयर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और थोड़ा उसका अमाउंट थोड़ा घट जाता है। इसमें भी पैथोलॉजिकल चेंज में कोई बात नहीं होता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है इसमें, पैथोलॉजिकल चेंज नॉर्मली उस तरह से रह जाता है। तो इस तरह से मेनोपॉज में आपने देखा कि कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज भी होता है और उससे ज़्यादा कुछ गड़बड़ होने पे पैथोलॉजिकल चेंज में कन्वर्ट कर जाता है, जिसको क्या बोलते हैं लोग, मेनोपॉजल सिंड्रोम बोलते हैं। अब बात आता है कि यह मेनोपॉजल सिंड्रोम क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे बताए थे कि जब एस्ट्रोजन कंप्लीट डिक्रीज कर जाता है। क्यों? या तो रिप्रोडक्टिव लाइफ में ओवेरी में कोई दिक्कत रहा हो, या कोई ऐसा ड्रग्स ली होगी, एवर्सन की ड्रग्स, या फिर किसी तरह का अगर कंट्रासेप्टिव ड्रग्स यूज की होगी, तो ये सब कारण जो होता है वो ज़्यादातर मेनोपॉजल सिंड्रोम डेवलप होने का खतरा रहता है। अब बात आते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में सीरम एस्ट्रोजन करा के देखते हैं, ये डिक्रीज मिलेगा, और इसके साथ सपोर्टिंग कुछ हम लोग जांच करा के देख सकते हैं, जैसे ब्लड शुगर, यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, HB परसेंटेज, ब्लड प्रेशर, ये जांच करा के देख सकते हैं। जरूरी है इसलिए क्योंकि उस कंडीशन में कुछ डिजीज हो सकता है। बात आते हैं हम लोग मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग कि उस पेशेंट को पहले डाइट के मैनेजमेंट करते हैं, उसमें वेजिटेबल्स डाइट देते हैं ज़्यादा, नॉन वेजिटेरियन डाइट को अवॉइड करते हैं उसमें, है ना। उसके बाद प्लेस टाइम टू टाइम प्लेस चेंज करवाते रहते हैं उसमें, ताकि उसको जो है उस पेशेंट को किस तरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके पेशेंट में क्लाइमेटिक चेंज हुआ है ना, इसलिए कई तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। फैट साल्ट वगैरह अवॉइड करते रहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की, इसलिए ये सब चीज़ हम लोग मेनोपॉज में ये सब मैनेजमेंट कर लेते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन अगर हम देना चाहते हैं तो पल्स या मेडिसिन, पल्स जो होता है वो कंटिन्यू देते रहते हैं हम लोग मेनोपॉज में, क्योंकि वह एक बेस्ट मेडिसिन है। या तो पहले हम लोग डायल्यूशन देते हैं, जरूरत पड़ा तो हम लोग मदर टिंचर भी दे सकते हैं। तो ये था मेरा मेनोपॉज और मेनोपॉजल सिंड्रोम। इसके बाद हम लोग गायनेकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिएगा। तब तक कोई क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा।